अरब सागर के पश्चिम में, क्या ये अरब सागर के पश्चिम में है? आप खुद देखना अरब सागर किधर है, ये अरब सागर है। पाक स्टेट का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, कभी आप पाकिस्तान से इसका संबंध समझे नहीं, पाक स्टेट का है, यानी कि जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक संधि है, एक जल संधि, ये समझ रहे हैं ना आप। और इत्मीनान से प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको उसका आंसर करना है। आप देखेंगे कह रहा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है किससे गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी और त्रिपुरा से भी, लेकिन यह नहीं पूछ रहा है इसलिए उड़ीसा से नहीं। तो ये तो आपको देखना है पहले इंडिया का, कि इंडिया में कौन कौन से राज्य से कौन से राज्य की जो सीमा है, आपके पास कौन कौन से विकल्प है यहाँ से जाने के। देखो यहाँ पे कर्नाटका है, तो आप आंध्र प्रदेश जा सकते हैं, कि मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या शामिल है वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों व ज्वालामुखियों के मध्य सहचर्य को उजागर कीजिए। अपसारी का मतलब क्या है, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों की गति क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि तो पिघलना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही वो अंदर जाएगी तो गर्मी के कारण पिघलेगी, और पिघलने के कारण जो हल्की प्लेट है उसको पार करते हुए उससे अंदर से छिद्र बनाते हुए, तो उनमें एक रैंक जिसका आया है, जिसका एक रैंक है और जिसका 1000वां रैंक है, सपोज करो 1000 वैकेंसी थी, और एक व्यक्ति जो फेल हो गया है, जो क्या हो गया है, फेल हो गया है, उनके नॉलेज जो है ना, ज्ञान में अंतर नहीं है, याद रखना, प्रेजेंटेशन में अंतर है। और मैंने तो आपसे बताया कि क्यों पे तो आपको जोर देना ही है, क्यों क्यों पूछना है अपने आप से, हाँ क्यों पूछना है अपने आप से, इस पर मेरा बहुत जोर है। हेलो फ्रेंड्स यूनिट 1 लेक्चर 15, यह हमारा अंतिम लेक्चर है इस सीरीज का, इस यूनिट का, यह अंतिम लेक्चर है इस यूनिट का। और इसका जो नाम है, इसमें हमने मिसलिनियस नाम से, यानी कि विविध के नाम से हम इस लेक्चर को लेकर के आ रहे हैं। और इसमें मैं कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा, कुछ मेंस के प्रश्न हैं मेरे पास में जो इससे रिलेट करते हैं या इसी से आए हुए हैं, इस यूनिट से, मैं उन्हें आपको कराऊंगा। और कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर देखेंगे, एक्सपेक्टेड हैं कि वो आ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं एक प्रश्न देख, और ये सारे प्रश्न जो हैं ये ऑलरेडी जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी से है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस सीरीज के यूनिट 1 का जो जितना भी लेक्चर है, अगर आपने 1 से लेकर के ये 14 15 जो भी लेक्चर है, अगर आपने ये सारे फॉलो किए हैं, तो जो मेंस में प्रश्न आए हैं वे भी, और प्लस जो प्रीलिम्स में प्रश्न आए हैं वे भी, और जो एक्सपेक्टेड है वे भी आप कर लेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसे देखने से पहले आप सारे लेक्चर्स देखें, और अपना जैसे मैंने बताया है उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक आएँ, और उसके बाद इस लेक्चर को देखें और इन प्रश्नों के जवाब आप मुझे दें, ताकि मैं आप खुद से इनका जवाब आप सोचें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। इस प्रकार से हम करके चलेंगे, और इसके साथ ही ये यूनिट पूर्णतः समाप्त होती है। आगे हम जो यूनिट लेकर के आएंगे, एनवायरनमेंट मैं लेकर के आऊँगा, और एनवायरनमेंट का हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट हम लेकर के आएंगे उसमें। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं, और पहला प्रश्न देखेंगे, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न क्या है, पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पे आपको विचार करना है। पहला है, पांडिचेरी अरब सागर के पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहला आपको स्टेटमेंट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। केवल एक सही है, पहला देखेंगे आप, केवल एक सही है, फिर है केवल 2 सही है, फिर तीसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, और चौथा है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, इसमें आंसर क्या है आपका, बी आंसर सही है। अगर आपने किया है, इसमें आप 5 सेकंड का आप टाइम लेंगे और सोचेंगे, तो आप देखेंगे कौन सा इसमें से सही है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि दूसरा सही है और पहला क्या है, गलत है। पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। प्रीवियस लेक्चर आपने देखे होंगे तो आप इसे मैच कर पाएंगे उनसे। तो इसका मतलब है कौन सा, बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। और इसे देखेंगे किस प्रकार से, आप देखेंगे इसे, साथ ही साथ हम मैप को भी देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैच करेंगे इसे, मैच करेंगे, देखना
पुडुचेरी, कराईकल और माहे, एक यहाँ पे है, आप देखेंगे इसे। तो ये कितना है, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो ये बात आपका प्रूव हो गया है कि ये 3 राज्यों में फैला है। और जो पहला वाला जो विकल्प था वो क्या था, पहला वाला था ये पांडिचेरी अरब सागर के पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित। तो सिर्फ अरब सागर के पश्चिम में, क्या ये अरब सागर के पश्चिम में है? आप खुद देखना अरब सागर किधर है, ये अरब सागर है, ये रहा अरब सागर है ये। तो आप इस तरीका से आप इसे देखेंगे। प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। देखना कि भारत देश की जो लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर उसकी चौड़ाई से क्या है, अधिक है। फिर दूसरा देखना है, यानी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड भारत के की मानक याम्योत्तर है। अब आप देखेंगे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये उसी से है, ये विकल्प यह उसी से है। अब आप इसे मैच करके देखना। हाँ, इसे मैच करेंगे आप। हाँ, 5 से 10 सेकंड का आप समय लें और बताएं कि यह सही है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो जो भी उसका माप है वो उसकी चौड़ाई से अधिक है। ये बात सही है या गलत है? सही है। दूसरा देखना, क्या ये 82 डिग्री है या 82 डिग्री एंड हाफ है, 82.5 है या फिर 82 है, कितना है आप देखना एक बार, याद करें उसे। हाँ, 82 डिग्री 30 मिनट है, वो सही है। यानी कि पहला यहाँ पे सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि पहला तो ये सही है, ये सही है, और ये क्या है, गलत है। इस प्रकार से पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस प्रकार से आप इसे देख करके चलेंगे। नेक्स्ट, इसका मैं आपको और बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है भारत की जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई है वो लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। और जबकि उसकी पूर्व से पश्चिम, ये सब मैंने लिखाया हुआ है इसमें, आप सारे लेक्चर देख करके आएंगे तो आप समझेंगे कि मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखाए हुए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो चौड़ाई कितना है, 2933 किलोमीटर है। और आपको पता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का अंतर हमने बताया था, 2 घंटे का अंतर है। और ये जो डिग्री है कितना है, 82 डिग्री नहीं है, 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 30 मिनट के करीब इसका समय है। हाँ हाँ, ये जो है पूर्वी देशांतर से तो है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये सब मैं लिखा चुका हूँ, इसमें कुछ भी नया और कुछ भी अद्भुत नहीं है। तो आप ये पूरा देख कर के आएंगे। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि 1947 के पश्चात भारत सरकार ने पूरे देश में के लिए सरकारी समय के रूप में भारतीय मानक समय को स्थापित किया था। यानी कि 1947 से पहले 3 टाइम जोन थे, लेकिन उसके बाद में ये 1955 में मुंबई और कोलकाता तक अपने स्थानीय समय बदल गए थे। स्वतंत्रता से पहले 3 प्रमुख क्षेत्रीय, जैसे मैंने आपको बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, इनके अपने अपने टाइम जोन्स थे, उनके अपने अपने टाइम जोन्स थे। लेकिन भारत में 1906 तक कोई आधिकारिक समय क्षेत्र नहीं था। 1906 में कोई नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आज़ादी से पहले भारत में 3 समय क्षेत्र थे। ये आपसे पूछ सकता है कौन कौन से थे, उनके नाम याद आपको रखने हैं। बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास 3 थे। और आज़ादी के बाद में भारत में जो है 1955 में कलकत्ता और मुंबई ने अपना समय एक साथ मिला लिया, लेकिन मद्रास का बाद में समय जो है मिला है। तो हाँ, ये आप देख लेंगे इसे, ये हमने ऑलरेडी सब बताए हुए हैं। भारतीय समय आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से होकर के ये गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट जो लाइन है ये संभव रूप से 5.5 घंटे, हाँ 5.5 घंटे आगे है। हाँ, पश्चिम से 5.5 घंटे आगे है। 1962 के जो भारत चीन युद्ध और 1964 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय डेडलाइन सेविंग टाइम का उपयोग किया गया था। ये कुछ फैक्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छूट जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट इन 2 देशों के बीच अवस्थित है। पाक स्टेट का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, कभी आप पाकिस्तान से इसका संबंध समझे नहीं। पाक स्टेट का है, यानी कि जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक संधि है, एक जल संधि, ये समझ रहे हैं ना आप। यदि 2 लैंड है, एक लैंड का टुकड़ा ये है और एक लैंड का टुकड़ा ये है, और इसके बीच में अगर वाटर है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, संधि बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि स्ट्रेट बोलते हैं या जल संधि बोलते हैं।
समझ गए आप। तो वो कह रहा है कि किस किस के बीच अवस्थित है, जैसे कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया, किस किस के, भारत और श्रीलंका, यानी कि डी विकल्प इसका क्या है, सही है। डी विकल्प सही है। अगर मेरे पास मैप है तो मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा इसे। ये वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाक स्ट्रेट, यानी कि ये श्रीलंका है और ये इंडिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये, और मेरे पास नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती। क्या पूछ रहा है, किस राज्य से नहीं गुजरती, इस पर ध्यान देना है। या इसकी वजह से बहुत सारे प्रश्न लोगों के गलत हो जाते हैं कि वो ये ध्यान नहीं देते कि वो नहीं पूछ रहा है या पूछ रहा है क्यों गुजरती है, समझ गए, नहीं पर, हाँ पर, इन पे आपको ध्यान दे करके चलना है। नॉट पूछ रहा है या राइट पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि शुरू में आपने पढ़ा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से और जैसे गुजरता देखा और तुरंत नीचे पहुंच गए, नहीं। आपको ध्यान से इत्मीनान से प्रश्न पढ़ना है और इत्मीनान से प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको उसका आंसर करना है। आप देखेंगे कह रहा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा। याद करो, मैंने लेक्चर में ये कराया है, लेक्चर में ये कराया है मैंने, पूरा इसका बनवा करके लिखाया भी हुआ है इसके ऊपर, हाँ मैप भी दिखाया था। अब याद करना है और बताना है कि इसका आंसर कौन सा है, बताना है। सोच लिया, हाँ। तो कौन सा विकल्प सही है इसका, सी, उड़ीसा। उड़ीसा, ये क्या है, इसका हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी इनसे जो बचे हुए हैं इनसे गुजरती है, यानी कि नहीं के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है किससे गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी और त्रिपुरा से भी, लेकिन यह नहीं पूछ रहा है इसलिए उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो इसका नाम आ जाएगा। ओके, हाँ। तो कर्क रेखा, अब आप मुझे बताइए, आप याद करके मुझे बताइए मैंने कौन कौन से हुए 8 राज्य थे। पहले तो आपको ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने राज्य से होकर गुजरती है, आप मुझे उनका नाम गिनाइए। हाँ, नाम आप मन में सोचिए, आपको याद आ रहे हैं जो मैंने लिखाया है। अगर आपको याद आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी भी अच्छी है और आप याद कर पा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में इसका एडवांटेज मिलने वाला है। आपने रिवाइज किया है, नोट्स बनाए हैं, तो आप इसे याद कर पाएंगे प्रॉपरली। तो आपको बताइए पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, फिर बताइए राजस्थान, फिर बताइए मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। हाँ जी, यही है वो 8 राज्य जिनसे होकर के गुजरती है। हाँ, आगे देखेंगे। आप मुझे नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, आप नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, किस देश से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, बताना। चीन, भूटान, म्यांमार या नेपाल। अब मैप को याद करना है आपको, जो मैप मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ। भारत का मैप एटलस आपको ले लेना था, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एटलस आपके पास होना चाहिए। इस एटलस में आपको क्या करना है, मैं आपको जो आपका वर्क है वो और बता देता हूँ आपको। कोई भी मैप ले लेना है इंडिया का, यहाँ से दिखाई देता हूँ एक बार मैं आपको। सपोज करो ये कोई मैप है मेरे पास में, तो आपको दिख रहा होगा ये मैप। इस मैप में आपको क्या करना है, ये मैप ले लेना है, और अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, ये है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है हिमाचल प्रदेश। इनका आपको देखना है किसकी बाउंड्री किससे टच होती है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री किस किस से टच होती है, ऊपर है कश्मीर से, पंजाब से, यहाँ पर हरियाणा से भी होती है, देखो ये यहाँ पर उत्तराखंड से होती है, इधर उत्तर प्रदेश से भी होती है, उत्तर प्रदेश से होती है या। तो ये तो आपको देखना है पहले इंडिया का, कि इंडिया में कौन कौन से राज्य से कौन से राज्य की जो सीमा है वो स्पर्श होती है, समझ गए। एक एक को आपको देख लेना है, पहले एक डाल लेना है, जैसे कि एक एक दिन में करना, ये नहीं एक दिन बैठ करके नहीं करना, एक एक दिन में करना। सपोज करो आप जैसा देखो, जम्मू कश्मीर का तो आपको याद रहना है, कश्मीर का आपको याद रहना है, तो कश्मीर में तो आप देख लेंगे पंजाब है यहाँ पे, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीका से टेबल बना लेना है, इस तरीका से बनाना है, राज्य, फिर भारतीय राज्य, हाँ,
और फिर एक बना लेना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ओके, इस तरीका से ये बना लेना है और इसे बना करके एक राज्य लेना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया पहले दिन, आपको नॉर्थ से स्टार्ट करना है और साउथ की ओर आपको चले जाना है। तो जैसा आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साथ ही लिख देनी है। कौन कौन से राज्य हैं उनके साथ, प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है इसकी लगी हुई है, किस किस देश से है वो यहाँ पे लिख देना है, और दैट्स ऑल। तो ये आपको आने वाले टाइम में एक एक राज्य रोज करना है। तो एक मंथ का आपको टारगेट लेकर के चलना है कि एक दिन में मुझे एक राज्य करना है, और उसको बारीकाई से करना है। एक राज्य रोज लेना है और मैप आपके सामने होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, जैसे ये मैप है, ये मैप ले लेना है, और इसी मैप में से देख देख कर एक एक राज्य आपको लेना है और उसको अच्छे से स्टडी करना है। और बस इतना आपको कर लेना है उसके विषय में, कौन कौन से राज्य को बॉर्डर टच करते हैं वो, तो आपको याद रहना चाहिए। और जैसे कि इस पे प्रश्न आते हैं, मैप पे प्रश्न आते हैं कि अगर आप यहाँ से देखो कर्नाटका से जाएंगे और आपको असम पहुंचना है, तो इसमें कम से कम राज्यों को पार करते हुए आपको कितने राज्य पार करने होंगे आपको असम पहुंचने के लिए। तो जाने के लिए तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको माइंड मैप बनना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे है कर्नाटका, इस तरीका से। फिर उसके बाद में एक आपके पास में विकल्प क्या क्या है यहाँ से जाने के, आपके पास कौन कौन से विकल्प है यहाँ से जाने के। देखो यहाँ पे कर्नाटका है, तो आप आंध्र प्रदेश जा सकते हैं, फिर ओडिशा जा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद झारखंड जा सकते हैं, और यहाँ से फिर आपको ये क्या है वेस्ट बंगाल है ना, या फिर यहाँ ना जा करके आप क्या करें सीधा वेस्ट बंगाल चले जाएं। वेस्ट बंगाल से तो फिर प्रवेश द्वार है ही असम। तो क्या हो गया, एक दो तीन और चार, कम से कम चार राज्य से आप जाएंगे। और दूसरा विकल्प क्या है आपके पास में, आप महाराष्ट्र चले जाएं। फिर उसके बाद में आप कहाँ जाना है आपको, फिर आपको जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको जा सकते हैं आप झारखंड, ये तीसरा हो जाएगा। और यहाँ से फिर आपको देखो वेस्ट बंगाल तो आपको पार करना ही पड़ेगा, ये अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं तो आप बिना वेस्ट बंगाल के नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हो जाता है कि वेस्ट बंगाल जो है प्रवेश द्वार है आपके नॉर्थ ईस्ट का। आप उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनका जो प्रवेश द्वार है वो वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल को आपको पार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, तीन तो यही हो गया, चौथा ये हो गया चौथा। इसी प्रकार से आप यहाँ से जाते हैं तो भी चौथा राज्य पड़ेगा ये वेस्ट बंगाल, और अगर आप महाराष्ट्र होकर के जाते हैं तो भी चौथा ही राज्य पड़ेगा। और कोई है क्या ऐसा विकल्प, देखना एक यहाँ से, दूसरा ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से जाएं, है ना, हाँ यहाँ से आप जाएंगे तो एक बीच में कितने राज्य पड़ेंगे वो देखना है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा आप यहाँ जा सकते हैं मध्य प्रदेश, के बाद में आपको उत्तर प्रदेश से जाना पड़ेगा, भाई यहाँ तो ये हो सकता है उत्तर प्रदेश, के बाद में बिहार, है ना, ये तो ज्यादा राज्य पड़ेंगे तो वो रास्ता सही नहीं है। तो ये आपको देखना है कि मिनिमम राज्य कितने हैं जिन्हें हम पार करके जाएं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। बस इसलिए आपको पढ़ लेना है कि किसका बॉर्डर किससे टच करता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिलेंगे। वो पूछेगा कम से कम कितने राज्य पार करने होंगे, कोई एक टेम्पल दे देगा, कोई फेमस स्थान दे देगा, आपको असम के अंदर दे सकता है, मेघालय के अंदर या नागालैंड के अंदर, और एक स्थान आपको फेमस सा कोई केरला के, तमिलनाडु के अंदर दे देगा और बताएगा कि आपको इस पार्टिकुलर प्लेस से, कोई भी ये एक्स प्लेस से आपको जेड प्लेस यहाँ पर कोई है मानो नागालैंड के अंदर, तो आपको एक्स प्लेस से जेड प्लेस तक जाना है। तो आप मुझे बताइए कम से कम कितने राज्यों को पार करके आप वहां पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो उनको ध्यान में रख करके आपको भारत का जो ये मैप है वो अपने दिमाग में रचा और बसा लेना है। और उसे रचाने और बसाने का एक ही तरकीब है, वो क्या है कि आप एक एक स्टेट उठाएं, एक दिन में एक स्टेट करें और 2 बार कम से कम उसे देखें। और इस तरीका के जो है ब्लैंक मैप भी आते हैं, ब्लैंक मैप आते हैं यानी खाली मैप आते हैं, वो आप किसी भी बुक सेलर के आप शॉप से मिल जाएंगे, आपको वहां से ले लेना और आप अपने हिसाब से जैसा भी आप हो सकता हो वो आप करके इसे पूरा करेंगे। ये आप इनका ध्यान रखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है, और उनसे अगर हमें किसी दूसरे राज्य में जाना है तो कम से कम कितने स्टेट पार करके हम वहां पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अब हम जो हमारे प्रश्न था हम वहां पे पहुंचते हैं और देखेंगे क्या प्रश्न था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से लगती है, ये प्रश्न है आपका, है ना। तो इसका कौन सा है, कौन सा है, नेपाल। नेपाल। उत्तर प्रदेश
का आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को क्या चीन से लगती है, यहाँ पे देखना मैप, मैप को आपको एकदम है उत्तर प्रदेश नहीं है, खत्म हो जाता है पहले ही। जैसे ही आप पहला देखेंगे तो उसे तो आप हटा देंगे। उसके बाद आप भूटान देखेंगे, भूटान कहाँ पे है, ये रहा, उत्तर प्रदेश तो यहाँ है, भूटान यहाँ है, तो ये भी नहीं है, एक को आपको पकड़ लेना है, उसके बाद में ये भी हट जाएगा। फिर आता है म्यांमार, म्यांमार आप खुद देखिए म्यांमार कहाँ पर है, यहाँ पर है म्यांमार, देखो म्यांमार तो उधर है नॉर्थ ईस्ट में जाकर कर, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। तो आप मोटा मोटा भी आपको याद है, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में भी याद नहीं है, लेकिन आप इसे डेप्थ में याद करना है, मैप को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये एकदम रट लेना है, दिमाग में रचा बसा लेना है। मैं इसमें आपकी मदद बस इतना जो मैंने आपको बताया है वो मैं आपकी हेल्प कर सकता था कि आप ब्लैंक मैप ले लें और रोज इसे अपने हाथ से बना करके देखें एक राज्य को, और इस तरह की एक टेबल बना लेनी है जैसा कि मैं आपको दिखाया हूँ, ताकि आप इसे लिख लें और बार बार देख करके इसे याद करें। बस यही एक तरीका है, जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही आपको आने वाला है। ओके, तो इसका जो विकल्प है वो है नेपाल, और नेपाल से लगती है इन सब की सीमाएं। तो आगे देखेंगे, प्रश्न आगे देखना है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, शामिल है पूछ रहा है, यानी कि यस में प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल है। नेपाल शामिल है क्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या शामिल है। याद कीजिए, जब मैं भारतीय, पहला ही या दूसरा लेक्चर है शायद, हाँ पहला या दूसरा लेक्चर है, उसे याद कीजिए, और मैंने इस प्रश्न को आपको पढ़ाया था। हाँ, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, नेपाल, याद है मैंने लिखाया था, भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर कौन कौन आता है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। याद आ रहा है कौन कौन सा है, बोलना एक बार मेरे साथ, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन है। वैसे ये लिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी, पहला या दूसरा लेक्चर आप देखेंगे वहां पे ये सब कुछ लिखा चुका हूं, कोई नया या अद्भुत नहीं है ये कि मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं, नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या शामिल है, देखना कौन है पहला, पहला बोलना एक बार, नेपाल, भारत तो है ही, दूसरा श्रीलंका है, भूटान भी है, भूटान लिखेंगे, तीसरा बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश तो है, बांग्लादेश, पांचवा कौन सा है, पाकिस्तान, वह कौन सा है, श्रीलंका, सातवां मालदीव, मालदीव। ये सभी क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, ये ध्यान रखना है, इन्हें पेपर में इस तरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना है। तो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी मैं सब पढ़ा चुका हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। सारे लेक्चर जाकर के देख लेना है एक बार, जो भी नए अभ्यर्थी इसे देख रहे हैं वो पूरी सीरीज से फॉलो करेंगे। यूनिट 1 से, यूनिट 1 में शायद ये इसे लगा करके 15 लेक्चर्स हैं, यानी कि 15 लेक्चर हैं इसे लगा करके, तो पूरी यूनिट, और इससे बाहर नहीं कुछ आया है और नहीं कुछ आएगा। यानी कि अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं आना है, ये मैं आपको 100 नहीं 110% इस बात को एश्योर करता हूं आपको, ठीक है। तो इसे देखना है, विश्वास के साथ देखना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित एक भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के दक्षिण भाग में, ये सब पढ़ा चुका हूँ, एक उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण, इस उपमहाद्वीप को दक्षिण एशिया भी कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग भारतीय प्लेट पर स्थित है, हालांकि इसके कुछ भाग इस प्लेट से हटकर यूरेशियाई प्लेट पर भी स्थित हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो भी देश इसके अंदर शामिल है, क्या वो सब भारतीय प्लेट पर ही है? नहीं, ओनली भारतीय प्लेट पर ही नहीं है, बल्कि यूरेशियन प्लेट पर भी शामिल है। ये याद रख करके आपको चलना है। भारतीय उपमहाद्वीप को कभी कभी हिंद महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसे हिंद महाद्वीप भी कह सकते हैं। कभी कभी ये लिखा चुका हूँ ऑलरेडी, इसे बर ए सगीर हिंद या केवल बर ए सगीर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ओके,
इस उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सम्मिलित किए जाते हैं और नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी प्राय इसमें सम्मिलित किया जाता है। कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव भी सम्मिलित किए जाते हैं। अगर आप अफगानिस्तान को भी शामिल करेंगे तो इसमें 8 देश हो जाएंगे, अगर आप अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करें। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर भूगोल की दृष्टि, भौतिक भूगोल की दृष्टि से आप देखते हैं तो ऐसा है नहीं, तो ये 7 को ही आप रखें। अगर आपको कहीं दिया भी गया हो अफगानिस्तान तो उसे काट करके नहीं चलेंगे, उसे मान लेंगे। ओके, हाँ ठीक है। तो मैं ऑलरेडी सब करा चुका हूं तो इसे आप दोबारा रिपीट करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, इसलिए आप उसे सब देखेंगे। अब हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं, और कुछ है क्या? और कुछ है? अब हम देखेंगे इसके मेंस के प्रश्न। मेंस के प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न है 2013 में शायद ये प्रश्न आया है, ये एक बार देखना 13 में या 14 में है। क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित हैं? कह रहा है कि क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों व ज्वालामुखियों के मध्य सहचर्य को उजागर कीजिए। फ्रेंड्स, यूं तो ये वाला जो प्रश्न है ये डायरेक्ट इससे नहीं है, लेकिन पूरी यूनिट के दौरान मैंने पढ़ाते हुए इसका कई बार जिक्र किया है और इसे बताने का मैंने आपको प्रयास किया है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट आपको, क्योंकि ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि आपको एक एक यूनिट से एक प्रश्न मिल जाए। लेकिन आप इंटीग्रेटेड, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि जो भी पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड करके पढ़ेंगे, तो जोड़ना प्रारंभ करेंगे। जो भी मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ना उसे ध्यान से सुनना है, कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आगे भी आने वाले टॉपिक्स हैं इनसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली जो भी जटिल टॉपिक्स हैं वो भी समझ में आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इस यूनिट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि ये यूं तो प्लेट संचालन से है, इसकी जिक्र मैंने बार बार यहाँ पे किया था, इसीलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप इसे लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, मैं इसे बताऊंगा आपको, इसे मेरे साथ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, क्वेश्चन डालेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रश्न आपने देख लिया है और लिखेंगे मेरे साथ इसे। मैं आपको एक मॉडल आंसर आपको करा रहा हूँ, आंसर और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं करा रहा हूँ ये भी एक मॉडल आंसर है, तो आप इसे लिखेंगे और जो भी मैंने पढ़ाया है वह उसी से ये है, आप मैच करना, इसे लिखना। उत्तर लिखेंगे इसका, पृथ्वी लिखेंगे, पृथ्वी की प्लेटों के बीच गतिशीलता, पृथ्वी की प्लेटों के बीच गतिशीलता 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है अपसारी, पहली है लिखना, पहली है अपसारी, अपसारी। दूसरा है अभिसारी, अभिसारी। और तीसरा है संरक्षी, संरक्षी। पहली है अपसारी, फिर है अभिसारी और फिर तीसरा है संरक्षी। याद आ रहा है? तीनों प्लेट गति मैंने आपको बताई थी, भूले तो नहीं हो? हाँ, तो 3 प्लेट, 3 तरीका से पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में गति हो सकती है। अपसारी इसका मतलब है जिसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। अपसारी का मतलब क्या है? ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों की गति क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये इधर जा रही है और ये इधर की साइड जा रही है, इसे बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी प्लेट बाउंड्रीज ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा है अभिसारी, इसमें क्या है कि जो प्लेटों की गति है वो एक दूसरे की ओर है, वो एक दूसरे की ओर है। और ये मैंने आपको बताई थी संरक्षी, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के सहारे ही चल रही है, इस तरीका से। समझ गए आप? इस तरीका से, यानी कि उसमें कुछ भी नया निर्मित नहीं है, वो एक साथ साथ चल रही है, उसे बोलते हैं संरक्षी। हाँ, संरक्षी प्लेट बाउंड्रीज, हाँ समानांतर खिसकती हैं। ठीक है, अब लिखेंगे विश्व के प्रमुख वलित पर्वतों,
विश्व के प्रमुख वलित पर्वतों जैसे हिमालय, कौन कौन से वलित पर्वत हैं? वलित पर्वत कौन से हैं? वलित पर्वत कौन कौन से विश्व के वलित पर्वत हैं? लिखेंगे हिमालय, रॉकी, हिमालय, रॉकी, आल्प्स, एंडीज, एटसेट्रा इत्यादि का निर्माण अभिसारी क्रिया द्वारा, का निर्माण अभिसारी, अभिसारी देख रहे हैं, अभिसारी, इसके द्वारा। एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट उधर से आ रही है और दोनों आपस में टकराएंगी और ऊपर की ओर उठ जाएंगी, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। लिखेंगे का निर्माण अभिसारी क्रिया द्वारा हुआ है। इस क्रिया में बाहरी प्लेटों, इस क्रिया में बाहरी प्लेटों हल्की प्लेट के अंदर, भारी प्लेट, इस क्रिया में भारी प्लेट हल्की प्लेट के अंदर चली जाती है। समझ रहे हैं? मैंने ये सब बता चुका हूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो अब मैं नया बताने के लिए मेरे लिए हो। मैं ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इनमें सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, कि हल्की प्लेट ऊपर क्यों आती है और भारी प्लेट नीचे क्यों चली जाती है, उसका कारण है वो पीछे आप देख करके आएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ, भारी प्लेट के अंदर चली जाती है, नीचे चली जाती है। दबाव से हल्की प्लेटों में वलन उत्पन्न होता है, दबाव से हल्की प्लेटों में वलन उत्पन्न होता है। प्लेटों के आपस में टकराने से भी तीव्र गति से वलन क्रिया होती है। आपस में टकराएंगे तो वलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उक्त प्रक्रिया से धरातल पर कंपन पैदा होता है। भाई देखो, अगर वो आपस में आकर टकराएंगे, या ये इधर से आया, ये इधर से आया, और जैसे ही आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? एक, हाँ, कंपन होगा। और यही कंपन क्या है? भूकंप है। यही कंपन क्या है? भूकंप है। कंपन उत्पन्न होता है। प्लेटों के आपस में टकराने से तीव्र गति का वलन होता है और कंपन होता है, और टकराने से तीव्र गति का वलन होता है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उक्त प्रक्रिया से धरातल पर कंपन पैदा होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ये मैं बता चुका हूं कि जब कोई ज्वालामुखी, मानो ये कोई ज्वालामुखी है, अगर ये ज्वालामुखी क्या करेगा, यहां पर विस्फोट होता है, तो इससे भी क्या होगा? ये विस्फोट से भी क्या निकलेंगे? वाइब्रेशन होगा। और यही वाइब्रेशन क्या है? जब तेजी से वो फटेगा तो इससे भी वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और ये इससे भी क्या हो जाएगा? भूकंप उत्पन्न होता है। इससे भी भूकंप उत्पन्न, ज्वालामुखी उद्गार से भी भूकंप उत्पन्न होता है। नवीन वलित पर्वतों से सुदृढ़ता और स्थायित्व की कमी के कारण भूकंप आते हैं। नवीन वलित पर्वतों में स्थायित्व की कमी से, वलित पर्वतों में स्थायित्व की कमी से भूकंप आते हैं। स्थायित्व की कमी का क्या मतलब है? स्थायित्व की कमी का ये मतलब है कि अगर दो प्लेट, ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, आपस में टकराएंगी तो मानो ये क्या है? ये है हल्की प्लेट है और ये भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट है। भारी प्लेट क्या करेगा? ये जैसे ही टकराएंगी तो ये तो क्या करेगा? उछल के इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा। जब ये इसके नीचे जाएगा तो ये जाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार रहेगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देखो, ये प्लेट है, सपोज करो ये प्लेट है, और ये प्लेट अगर इस प्लेट के अंदर चली जाती है तो ये जाने की जो प्रक्रिया है अंदर वो लगातार रहेगी, और यहां पर बनती है ट्रेंच। ये लगातार रहेगी, और जब जब वो अंदर जाएगी तब तब क्या करेगी? भूकंप उत्पन्न करेगी। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अभिसारी क्रिया के कारण भारी प्लेट, लिखना, अभिसारी क्रिया के कारण भारी प्लेट का कुछ भाग मेंटल के मैग्मा वाले हिस्से में जाकर टूट जाता है, और हल्की प्लेट में छिद्र बनाकर बाहर आता है, जिसे ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न होता है, जैसा कि आपको पता है जो अर्थ है उसके अंदर क्या है? मेंटल है, और वहां पर बहुत सारा क्या है? मैग्मा है, यानी कि वो गर्मी है। जैसे ही वो प्लेट अंदर की ओर जाएगी तो वो पिघलना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही वो अंदर जाएगी तो गर्मी के कारण पिघलेगी, और पिघलने के कारण जो हल्की प्लेट है उसको पार करते हुए, उससे अंदर से छिद्र बनाते हुए ऊपर निकल आएगी और ज्वालामुखी के उद्गार के रूप में सामने आएगी, यानी कि लावा निकलना
प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, यही वो बोल रहा है। अपसारी क्रिया के कारण, हाँ, जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है, और अपसारी क्रिया के कारण, अपसारी क्रिया के कारण संवहन क्रिया द्वारा मेंटल का मैग्मा धरातल पर आता है। संवहन क्रिया के कारण ज्वालामुखी उद्गार का जो मैग्मा है वो बाहर धरातल पर आता है। लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जहां जहां महाद्वीप प्लेटें आपस में टकराती हैं, जहां जहां महाद्वीप प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहीं पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है, तथा वलित पर्वतों के आसपास के क्षेत्र में अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार की क्रियाएं घटित होती हैं। और यही वो प्रश्न है जब आपसे पूछा था उसने कि क्या कारण है कि जो हिमालय पर्वत है वहां पर अधिक भूकंप आते हैं, तो उसका भी आंसर कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना था, बस थोड़ा सा चेंज करके इसे लिखते तो यही कंसेप्ट वहां पर भी आ जाता। तो कंसेप्ट के पीछे जाना है, हमेशा कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट पकड़ लेना है, और उसी के इर्द गिर्द आपको आंसर्स अपने लिखना है। यानी कि कॉन्सेप्ट को पकड़ करके जो आंसर्स है उनको बुनना है। आपने देखा ना, वो वेविंग करते हैं, जो बुनते हैं, स्वेटर वगैरह जो बुनती है ना, इस प्रकार से आपको, वो है तो एक ही है ना, वो रील जो है, जो जिसे हम ऊन बोलते हैं, वो ऊन तो सेम ही है, लेकिन उनसे कुछ कुछ भी बना सकते हैं। वो कोट बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कुछ भी डिजाइन देते हैं। उसी प्रकार से ये रील तो आपके पास फैक्ट तो वही है, कंसेप्ट तो वही है, तो उस कंसेप्ट से आप क्या करेंगे, कुछ भी बना सकते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि उसी प्रकार से बुन बुन कर आपको अपने आंसर्स बनाने हैं। ये मैंने एक मॉडल आंसर आपको बताया है। आप और भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, और भी अच्छा कुछ लिख सकते हैं, डायग्राम बना, जैसा कि मैंने आपको भी प्लेन लिखवाया है, आप इसमें, मैंने भी क्या प्लेन तो नहीं, ये भी जैसे मैंने बनाए हैं, आप इसे थोड़ा अच्छे से बनाएं। जब एग्जाम के अंदर हो तो 2 कलर का पेन तो आप लेकर के जाएंगे, तो 2 कलर के पेन आप यूज कर इन्हें बनाएं और इस तरह से दिखाएंगे, तो यही आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। और कुछ जो पाई चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करके आपको की टर्म में कुछ कुछ लिख करके आप बना सकते हैं, और कुछ लिख करके आप इसे दर्शाएंगे। तो बस यही मार्क्स हैं, क्योंकि जितने भी लोग आपका मेंस लिख रहे हैं, नॉलेज में बहुत कम अंतर होगा, याद रखना इस बात को। नॉलेज के अंदर बहुत कम अंतर होगा, यानी कि नॉलेज के बेस पर, यानी कि ज्ञान के बेस पर आप फेल नहीं करेंगे, याद ध्यान रखना। 10,000 या 8,000 जो लोग मेंस लिखते हैं, उनमें से 3,000 लोग वो पास करेंगे, 3,000, 2,500, 2,800 इस प्रकार से। और उनमें से जो लोग, या जो लास्ट में रिजल्ट होगा, वो 800 या 1,000 या 1,000 जितनी भी वैकेंसी थी उतने का होगा। तो उनमें एक रैंक जिसका आया है, जिसका एक रैंक है, और जिसका 1,000वां रैंक है, सपोज करो 1,000 वैकेंसी थी, और एक व्यक्ति जो फेल हो गया है, जो क्या हो गया है, फेल हो गया है, उनके नॉलेज जो है ना, ज्ञान में अंतर नहीं है, याद रखना, प्रेजेंटेशन में अंतर है। यानी कि ज्ञान के आधार पर फेल नहीं हुआ है, बल्कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आप को, अपनी कॉपी पर आपका जो व्यक्तित्व है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये है। नहीं तो जो व्यक्ति पीछे 2-4 साल से मेंस दे रहा है, मेंस लिख रहा है, यार ज्ञान में कैसे अंतर हो सकता है, मुझे आप बताइए। उसके पास जो पहली बार में या दूसरी बार में लोग पहली या दूसरी या तीसरी रैंक लेकर के आ रहे हैं, उनमें, और प्लस जो 4-6 बार एग्जाम दे रहा है लगातार, उसकी रैंक इंप्रूव नहीं हो रही। 400 रैंक है या 200 रैंक है, तो वो लगभग उतना ही पे वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि वो फैक्ट के पीछे जा रहा है, ना कि प्रेजेंटेशन के पीछे, या वो समझ नहीं पा रहा कि प्रेजेंट करूं तो करूं कैसे। या फिर तीसरा फैक्टर है कि उसे कोई नहीं जानता, बस, और कुछ नहीं है। ओके, एक प्रश्न और है, मैं इसे आपको यहां लिख करके बताता हूं। प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न भी इससे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इस यूनिट से डायरेक्ट ये प्रश्न नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा मैं पूरी यूनिट के अंदर लगातार करता रहा हूं। और अभी आप 2-3 लेक्चर पिछले ही देखेंगे आप, तो उनमें मैंने इसकी अच्छी खासी चर्चा की है, इसलिए यह प्रश्न बनता है। और ये प्रश्न 2013 के प्रश्न पत्र में आया है, तो लिखेंगे इसका प्रश्न है, प्रश्न क्या है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती। समझ गए आप। और मैंने तो आपसे बताया कि क्यों पे तो आपको जोर देना ही है, क्यों क्यों पूछना है अपने आप से। हाँ, क्यों पूछना है अपने आप से, इस पर मेरा बहुत जोर है। आप अपने आप से कभी भी प्लान,
हाँ, प्लान स्टडी नहीं करना है, अपने आप से पूछ के चलना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो क्यों पढ़ा है, जो भी मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे क्यों लगाएं, यूपीएससी की तैयारी में क्यों कर रहा हूँ, आईएएस में क्यों बनना चाहता हूँ, क्यों, जब स्पष्ट हो जाएगा तो आप समझें कि आपकी 99.99% प्रॉब्लम साफ एकदम खत्म हो जाएंगी, या उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, बल्कि जाने बूझे चेहरे हो जाएंगे, जाने बूझे प्रश्न आपको हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे, इसके आंसर लिखेंगे। डेल्टा का निर्माण, ये कोई ऐसा नहीं है मैं नया प्रश्न नहीं लिखा रहा हूं, ये ऑलरेडी सब कुछ लिखवा चुका हूं या डिस्कशन कर चुका हूं, इससे अलग कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए इस लेक्चर का नाम मैंने लिखा है मिसलिनियस लेक्चर, मैं पूरा कंक्लूड कर दूंगा इसमें। डेल्टा का निर्माण नदी में मौजूद गाद के कारण नहीं, लिखना, डेल्टा का निर्माण नदी में मौजूद गाद के कारण नदी के मुहाने पर बना एक भू आकृतिक स्थलाकृति है। नदी, हाँ, डेल्टा का निर्माण नदी की गाद के कारण नदी के मुहाने पर बनी एक भू आकृतिक स्थलाकृति है। हाँ, लिखेंगे हिमालय नदियों के हाँ, हिमालय नदियों के विपरीत, हिमालयी नदियों के विपरीत पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती। पश्चिमी घाट की नदियां द्वारा डेल्टा नहीं बनाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। लिखना, पश्चिमी, ये इस तरीका से देखो, जो मैं आपको करा रहा हूं ना, मैं अपनी ओर से बेस्ट करा रहा हूं आपको, इस तरीका से आप अपना आंसर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आंसर लिखने के और भी बहुत सारे तरीका है, आप देखेंगे इसी चैनल पर एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको आंसर का बेसिक से लेकर के और एडवांस स्टेज तक साथ साथ करते हुए चलेंगे, साथ साथ कराता हुआ आपको यहाँ पे चलूंगा। अगर आपने वो पूरी सीरीज फॉलो कर ली तो आंसर राइटिंग के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके मैं बताऊंगा उसमें, जब वो सीरीज लेकर के आऊंगा कि आप किस किस प्रकार से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का एक तरीका ये भी है कि आप पूरे जो डेटा है ना वो आप शुरू में ही लिखते हैं, है ना। हाँ, इंट्रोडक्शन में आप इसी प्रकार से लिखें कि एकदम शुरू में ही आपको जितना भी डेटा है वो आप लिखते हैं, और उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे जो भी लिखेंगे बॉडी में, और फिर कंक्लूजन देते हुए साफ करेंगे। अब एक तरीका यह है जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सामान्य तरीका है, ना तो इसे कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा नीचे है, ना बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, ये मैं एकदम बेसिक लेकर के आपको चल रहा है। पहला कारण लिखेंगे, क्या क्या कारण है। सारा करा चुका हूं, ऐसा नहीं कोई नया करा रहा हूं यहाँ पे, हाँ, बस वो लिखाने के लिए मैं करा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। लिखेंगे पहला, पश्चिमी घाट की नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में लंबी लंबी नहीं होती, या लंबाई में छोटी होती हैं, ऐसा लिख लेना। पश्चिमी घाट की नदियां हिमालय नदियों की तुलना में लंबाई में छोटी होती हैं, और ये सागर में कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद ही समाप्त हो जाती हैं। और ये सागर में कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद ही समाप्त हो जाती हैं। कम स्थलीय भाग में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद की मात्रा कम होती है। कम स्थलीय भाग में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद की मात्रा कम होती है और डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। समझ गए आप? यानी कि जो जो ये जहाँ पे ये मैदान है, यानी कि मैदान जो है वो कम चौड़े हैं, जैसे ही वो आएंगी वैसे ही वो पानी, यानी कि जो अरब सागर है उसके अंदर चली जाएंगी, और ज़्यादा चौड़े मैदान नहीं है, इसलिए भी एक डेल्टा नहीं बनाती, ये भी एक कारण है। लंबाई में छोटी है, ये भी एक कारण है कि वो जितना भी सिल्टेशन लाती हैं कम ला पाती हैं, इसलिए भी नहीं बना पाती। ये सेकंड कारण लिखना, इसका दूसरा कारण लिखना, क्या कारण है लिखना, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र प्रवणता वाला है, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टीपनेस ज़्यादा है, और नदियां तेजी से सागर में मिल जाती हैं, जिसके कारण डेल्टा नहीं बन पाता है। लिखेंगे थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी घाट की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कम है, यानी कि जो बेसिन है वो छोटा है। पश्चिमी घाट की नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्या है, कम क्षेत्र है या छोटा है। लिखेंगे पांचवा पॉइंट या चौथा जो भी है। पश्चिमी घाट की नदियां कठोर चट्टान संरचना वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां कठोर चट्टाना वाली संरचना से प्रवाहित होती हैं, तो फिर ज़्यादा सिल्टेशन लाएंगे नहीं, अतः इन नदियों के साथ कोई अवसाद प्रवाहित नहीं हो पाता। नेक्स्ट लिखेंगे, पांचवा है, लिखेंगे
पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा और एस्चुरी मैंने देखो बराबर में लगाए हुए हैं, दोनों को देख लेना क्या अंतर है, लिखेंगे। 6 है, 6 पॉइंट देखना। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपेक्षाकृत उथली और क्षीण घाटी से होकर बहती हैं। उथली और क्षीण घाटी से होकर बहती हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, और भी हो सकते हैं, बस इतना ही आपको लिख करके छोड़ देना है, बस यही है। ठीक है, ये कारण हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी ये गिना चुका था फ्रेंड्स। ये पूरी यूनिट यहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ। इससे मेरी नॉलेज में इससे बाहर तो प्रश्न नहीं आएंगे, और यूँ कहूँ कि ये तैयारी कभी ख़त्म भी नहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 90.99% मेरी ओर से ये ख़त्म है और ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होती है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।